सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो जो है ये लेक्चर जो हमारे पास वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसमें आपको मैं 30% सिलेबस जो प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है हर सब्जेक्ट का मैं 30% जो है एट द एंड ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट आई विल प्रोवाइड यू 30% सिलेबस। सो जो मॉक टेस्ट है वो उसका लिंक भी जो है उसी 30% सिलेबस वाली वीडियो में जो आपको शेयर कर दूंगा, तो उस मॉक टेस्ट को आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं उसको खुद सॉल्व करके आप अपने आंसर जो है उसे टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा हमारे पास आप बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। तो बिल्डिंग ड्रेनेज का मतलब होगा, देखो जैसे हमने वाटर सप्लाई में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम पानी को सोर्स ढूंढना है, फिर उसको ट्रीट करना है, ट्रीट करने के बाद उसको पब्लिक तक पहुंचाना है। अब जब पानी यूज हो जाएगा, जो वेस्ट हो जाएगा, अब पानी यूज करने के बाद वो एक टाइप का वेस्ट बन जाएगा। अब उस वेस्ट को हम बाहर कैसे निकालेंगे बिल्डिंग से, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ड्रेनेज में। तो जो भी हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं इन अ बिल्डिंग फॉर कलेक्टिंग एंड कन्वेइंग वेस्ट, डैट इज अब वेस्ट क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से वेस्ट ऑब्टेन हो सकता है हमारे पास, WC वाटर क्लोजेट, WB हो गया, वॉश बेसिन, हमारे पास सिंक्स वगैरह, यूरिनल्स वगैरह, जहाँ जहाँ से भी बिल्डिंग्स में वेस्ट प्रोड्यूस होगा उस वेस्ट को कलेक्ट करना, वो सारा हम बिल्डिंग ड्रेनेज में स्टडी करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें फिक्चर्स यूज्ड इन बिल्डिंग ड्रेनेज की बिल्डिंग ड्रेनेज में जो वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हम किन किन फिक्चर्स का यूज करते हैं, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वॉश बेसिन, जिसको हम सिंपली WB कहते हैं। दूसरा जाएगा हमारे पास वाटर क्लोजेट, जिसको हम सिंपली WC कहते हैं। फिर आगे हमारे पास यूरिनल्स, सिंक्स, बाथ ट्यूब्स, फ्लशिंग सिस्टर्न्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन और ट्रैप्स। सो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं वॉश बेसिन क्या होता है। वॉश बेसिन इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि जिसमें हैंड वॉशिंग के लिए हम जिसको भी यूज करते हैं उसको हम वॉश बेसिन कहते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। अब वॉश बेसिन की हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक पेडिस्टल वॉश बेसिन और दूसरा ब्रैकेट टाइप वॉश बेसिन। अब फर्स्ट इसमें आ जाता है पेडिस्टल वॉश बेसिन। तो पेडिस्टल वॉश बेसिन हम किसको कहते हैं, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ पार्टीशन वॉल, थिन पार्टीशन वॉल। जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वॉल्स की थिकनेस कम होगी एज कम्पेयर टू, अब देखो पार्टीशन वॉल जो होती है उनकी थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड वॉल्स। तो अगर हमने जिस वॉश बेसिन को हम पार्टीशन वॉल्स के साथ यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पेडिस्टल वॉश बेसिन। इसकी हाइट जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 790 से लेकर 810 तक, मतलब 79 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक आप इसको कह सकते हो कि इतनी हाइट पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ब्रैकेट टाइप वॉश बेसिन। तो सच टाइप ऑफ वॉश बेसिन आर प्रोवाइडेड विद ब्रैकेट टाइप अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इनको होल्ड करने के लिए एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। इनकी हाइट भी जो है सेम होती है, ये भी 790 से लेकर 810 सेंटीमीटर हाइट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये चीजें आपने सारी पहले डिस्कस की हुई, मैं यहाँ पे मेरा सिर्फ काम है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करवाना। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वाटर क्लोजेट, जिसको हम सिंपली WC कहते हैं। तो जो भी हमारे पास टॉयलेट वगैरह आ जाता है उसको हम वाटर क्लोजेट कहते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं इंडिया में जो जनरली यूज होते हैं, एक तो इंडियन, दूसरा हमारे पास वेस्टर्न स्टाइल। तो इंडियन में जो है, अब इंडियन में जो इसकी हाइट होती है, इसको एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ता है, 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जो फ्लोर लेवल होगा टॉयलेट का उससे कम से कम 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर हाइट पे इसको हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम देखेंगे वेस्टर्न स्टाइल, जिसको हम इंग्लिश सीट भी कहते हैं, वो हमारे पास कितनी हाइट पे हमें इसको एटलीस्ट हमें 900 mm अबव द ग्राउंड लेवल प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिवेटेड होती है। तो ग्राउंड से अब जो इसकी अरेंजमेंट ही वैसी होती है कि वो ग्राउंड से ऑलरेडी हाई लेवल पे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसमें फिक्चर्स आता है वो हमारे पास यूरिनल्स जो भी यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम जो फिक्चर्स यूज करते हैं उसको हम यूरिनल्स कहते हैं। ये ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। सच सिस्टम्स ऑपरेट ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट के इंटरवल्स के बाद ये खुद जो है ऑपरेट होते रहते हैं, यूरिन्स को आगे डिस्पोज करते रहते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है फ्लशिंग सिस्टर्न। तो जो भी हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं वाटर क्लोजेट को फ्लश करने के लिए उसको हम कहते हैं फ्लशिंग सिस्टर्न। तो अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फ्लशिंग वाटर क्लोजेट और यूरिनल्स, वाटर क्लोजेट या यूरिनल्स को फ्लश करने के लिए जो भी अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, डेट आर नोन एज फ्लशिंग सिस्टर्न। ये किसके बने हुए होते हैं, जनरली कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। अब इनकी कवरिंग्स तो आपने देखो वो प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है, लेकिन अंदर से जिनका अरेंजमेंट है वो सारा कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। प्रोवाइडेड एट ए हाइट ऑफ 1 से 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से जनरली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी हाइट पे इनको प्रोवाइड किया जाता है, 1 से लेकर 2 मीटर तक। जिन पॉइंट्स को भी मैं जो है अंडरलाइन करता हूँ, इन पॉइंट्स को जो आप समझ लो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसके बाद इन वेस्टर्न स्टाइल द हाइट में भी अबाउट 60 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखेंगे वेस्टर्न स्टाइल में जो है इसकी हाइट कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है अबव द ग्राउंड। इसकी साइज या कैपेसिटी जो है 5 लीटर, 10 लीटर या 15 लीटर में हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है सिंक्स या किचन सिंक्स भी कहते हैं। तो ये जनरली किसके बने होते हैं, वाइट ग्लेज्ड, फाइन क्ले, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक वगैरह के बने हुए होते हैं।
अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, ये भी हमारे पास वैरायटी ऑफ शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। कॉमन साइज जो हमारे पास किचन सिंक का होता है हमारे पास 610 mm, 450 mm या 250 mm तक है, ये इसका कॉमन साइज है। उसके बाद जो इसकी हाइट है वो अबव कितनी होनी चाहिए, 850 mm, ये सिंपली हम कह सकते हैं 85 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है बिल्डिंग फिक्चर्स में हमारे पास आता है बाथ ट्यूब्स हैं, जिनको सिंपली बाथ टब्स भी कहते हैं। अब ये किसके बने हुए होते हैं, मार्बल के बने हुए होते हैं, ग्लेज्ड फायर क्ले के बने हुए होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, पोर्सलिन वगैरह, एनिमल प्रेस स्टील वगैरह के बने हुए होते हैं। तो ये बाथ टब्स, बाथ ट्यूब सिंपली इन मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद सेवंथ जो हमारे पास जाता है ड्रिंकिंग फाउंटेन। तो जो भी सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर इन फैक्ट्रीज, रेलवेज, पब्लिक प्लेसेस, तो जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, फैक्ट्रीज, रेलवेज, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग फाउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है जो लास्ट है इसमें बिल्डिंग फिक्चर में, हमारे पास है ट्रैप्स। तो बैंड्स प्रोवाइडेड इन अ ड्रेनेज सिस्टम, बिल्डिंग ड्रेनेज में जो भी हमें बैंड्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं वो बैंड्स किसी भी शेप में हो सकते हैं, तो दैट बैंड्स आर नोन एज ट्रैप्स। अब ट्रैप्स जो है जनरली क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप की। अकॉर्डिंग टू शेप जो है ये कितने टाइप के होते हैं। पी ट्रैप, ये नाम से ही पता चल, जो पी शेप में उसको हम पी कहेंगे, जो क्यू शेप में होगा उसको हम क्यू ट्रैप कहेंगे, और जो एस शेप में होगा उसको हम क्या कहेंगे, एस ट्रैप कहेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ट्रैप्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, फ्लोर ट्रैप्स, गली ट्रैप्स, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स और ग्रीस ट्रैप्स। सो हमारे पास फ्लोर ट्रैप्स क्या होता है कि वेस्ट फ्रॉम फ्लोर्स ऑफ वॉशरूम्स प्लस किचन, जो भी वेस्ट वाटर जो फ्लोर को वॉश करने के बाद या वॉशरूम वगैरह से जो पानी हमें ऑब्टेंड होगा उनको कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर ट्रैप्स का यूज करते हैं। फ्लोर ट्रैप्स आर आल्सो नोन एज नामी ट्रैप्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लोर ट्रैप्स आर आल्सो नोन एज नामी ट्रैप्स। जिनको भी ये सेकंड नेम होता है जिस भी चीज के लिए, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, तो वो आल्सो नोन वाले पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके जो है एग्जाम में आने के ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए किस चीज को क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है गली ट्रैप्स। गली ट्रैप्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वेस्ट WB, वॉश बेसन, सिंक्स वगैरह से ऑब्टेंड होगा उनको कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, गली ट्रैप्स का यूज करते हैं। तो उसके बाद आ जाए हमारे पास इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स का मतलब होता है प्रोवाइडेड एट जंक्शन ऑफ होस्ट ड्रेनेज, आल्सो प्रोवाइडेड एट लास्ट मैन होल ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम, दे आर आल्सो नोन एज डिस्कनेक्टिंग ट्रैप। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप का मतलब क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग का वेस्ट जो है जब बाहर किसी कॉमन पॉइंट पे कलेक्ट होगा तो उस पॉइंट पे जो हम ट्रैप प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो ये हर बिल्डिंग के बाहर, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, घर, हर समझो कि हर घर के बाहर जो है इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जाता है हमारे पास ग्रीस ट्रैप। तो ग्रीस ट्रैप के नाम से ही पता चल जाता है कि जिन ट्रैप से हम क्या करते हैं कि जो ग्रीसी आयली चीजें हैं उनको कैरी करने के लिए इन ट्रैप्स का यूज करते हैं। अब देखो, प्रोवाइडेड इन प्लम्बिंग सिस्टम फॉर रिमूविंग ग्रीस, ऑयल एंड गैसोलीन। तो जो भी ऑयली चीजें हैं, अब ऑयली चीजें जो होती है लाइट इन वेट होती है, ये जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है ओवर द सीवेज। तो उन चीजों को रिमूव करने के लिए अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो आगे सीवरेज सिस्टम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स काज करती है, इसलिए हम उनको पहले से ही रिमूव कर देते हैं। तो जो ट्रैप्स इन ऑयली एंड ग्रीसी चीजों को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ग्रीस ट्रैप्स। तो ये हमारे पास जो है बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम में जितने फीचर्स यूज होते थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास प्लम्बिंग सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिलेबस में भी ये चीज मेंशन की गई है कि प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है, कितनी टाइप्स के हमारे पास होते हैं। अब देखो, प्लम्बिंग सिस्टम हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, आपने नाम तो सुना होगा ये। अब 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम होता क्या है, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 पाइप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि 1 पाइप सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम wash basin, water closet, sinks and urinals into one main pipe for disposal. Disposal of the drainage system is called one pipe system. तो one pipe system का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि पूरी बिल्डिंग का वेस्ट जो एक सिंगल पाइप में कैरी करते हैं, चाहे वो वेस्ट कहीं से भी ऑब्टेन हो रहा है, चाहे वो वॉशरूम से ऑब्टेन हो रहा है, हमारे किचन सिंक से ऑब्टेन हो रहा है, चाहे वो वाटर क्लोजेट से, WBC, ये जो हमारे पास WC है, WB है, वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, कहीं से भी बिल्डिंग में निकल रहा है, तो उस वेस्ट को हम क्या करेंगे, एक सिंगल पाइप के थ्रू कैरी करेंगे उसको डिस्पोज करने के लिए। तो दैट सिस्टम इज नोन एज 1 पाइप सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रैप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं शुड बी प्रोवाइडेड विद डीप वाटर सील ऑफ 75 mm डेप्थ। उसके बाद जो हम वेंट पाइप इसमें हम यूज करेंगे, क्योंकि वेंट पाइप तो यूज करनी पड़ती है, अगर वेंट पाइप यूज नहीं करेंगे तो फॉल्स गैसेस, न्यूसेंस वगैरह क्रिएट होगा बिल्डिंग में। तो जब हम वेंट पाइप यूज करेंगे वो कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 50 mm। 50 mm उसका डायमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए वेंट पाइप का। 50 mm डायमीटर इतना होना ही होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर डायमीटर उसका होना ही होना चाहिए। अब जो हम क्या करेंगे कि
जो स्लोप ऑफ वेस्ट पाइप होगा वो 1/12 से लेकर 1/48। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वेंट पाइप का डाया कितना होना चाहिए और स्लोप जो हम प्रोवाइड करेंगे वेस्ट पाइप्स का वो कितना होना चाहिए, 1/12 से लेकर 1/48। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है टू पाइप सिस्टम। तो टू पाइप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल्स इन वन पाइप एंड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स इन अनदर पाइप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर क्लोजेट और यूरिनल से जो वेस्ट कलेक्ट होगा, मतलब जो हमारे पास टॉयलेट वेस्ट और यूरिनल वेस्ट जो है उसको हम एक पाइप में कैरी करेंगे, और जो किचन वेस्ट है और जो बाथरूम्स वाला वेस्ट है सिर्फ लिक्विड वेस्ट उसको हम क्या करेंगे दूसरी पाइप में कैरी करेंगे डिस्पोज करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं टू पाइप सिस्टम। इट हैज नंबर ऑफ पाइप्स विद द वॉल कैन क्रिएट न्यूसेंस एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस इफ नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन। अब देखो वन पाइप सिस्टम में हमें एक ही पाइप में क्या करते थे, सारा का सारा वेस्ट कैरी करते थे डिस्पोज करने के लिए। लेकिन टू पाइप सिस्टम में हमारे पास क्या हो सकता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो पाइप्स लगानी पड़ती है, मिनिमम दो पाइप्स लगानी पड़ती है वेस्ट को कैरी करने के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाती है कि वॉल्स के साथ जो है नंबर ऑफ पाइप्स लग जाती है। अगर हम उनको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे तो वो फॉल्स न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग ड्रेनेज का पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज को हम ट्रीट कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास सीवेज वगैरह कलेक्ट होता है चाहे वो कहीं से भी हो, उस सीवेज को अब देखो हर चीज को हमें ट्रीट करना पड़ता है। जैसे हमें पानी को पहले यूज करने से पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती थी ताकि वो एक पोर्टेबल वाटर बना सकें। वैसे ही हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वेस्ट वगैरह ऑब्टेंड होता है, वो कहीं से भी वेस्ट ऑब्टेंड हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, उस चीज को हम डायरेक्टली जो है डिस्पोज नहीं करते। अगर उसको हम डायरेक्टली रिवर में फेंक देंगे या किसी डंपिंग साइट पे उसको फेंक देंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, सॉइल को पोल्यूट कर सकता है, वो वाटर को पोल्यूट कर सकता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनको हार्म कर सकता है। तो वेस्ट को भी हमें क्या करना पड़ता है, पहले ट्रीट करना पड़ता है डिस्पोज करने से पहले। तो हाँ, वेस्ट को हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्यों इसको ट्रीट करना पड़ता है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वे सीवेज ट्रीटमेंट में क्या आता है कि द ट्रीटमेंट गिवन टू सीवेज आर मेनली क्लासिफाइड एज, कि जो भी हम सीवेज को ट्रीट करते हैं वो जनरली दो टाइप से हम करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन प्रिंसिपल्स आर रेफर्ड। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सेपरेशन प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं कि वेस्ट को ट्रीट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम सिंपल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि डिस्पोजल ऑफ सीवेज एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज बिकम्स इजी। इसमें क्या करते हैं कि जो सीवेज को डिस्पोज करना है हर किसी स्टेज पे वो हम आराम से कर सकते हैं। पंप्स इन प्लम्बिंग सिस्टम वर्क एट हाई एफिशिएंसी एंड गिव बेटर परफॉर्मेंस। तो इस सिस्टम में जो पंप्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हाई एफिशिएंसी से काम करते हैं और उससे क्या हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है। अब इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल में इनके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या, इसमें क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका मतलब है कि जो डिग्रेडेशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की उसको हम क्या करते हैं बाय द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको क्या करते हैं डिग्रेड करा देते हैं। तो ये हमारे पास दो सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम। अब इनको कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम नीचे पढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, कि सीवेज को ट्रीट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमें वाटर को ट्रीट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह। वैसे ही सीवेज को ट्रीट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट सेम इसमें भी आ जाता है स्क्रीनिंग, दूसरा इसमें आ जाता है ग्रिट रिमूवल, तीसरा आ जाता है ग्रिट चैम्बर, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसमें प्राइमरी क्लैरिफायर्स, फिर नेक्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, सिक्स्थ इसमें जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर्स और लास्ट इसमें जाता है स्लज ट्रीटमेंट। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब आपको पता ही है कि जो लार्जर साइज पार्टिकल है उनको सेपरेट कर देना। अब वो हम कैसे करते हैं, एक मैश प्रोवाइड कर देते हैं, वायर मैश जो है उनको क्या करती है लिक्विड को अलग कर देती है और जो सॉलिड पार्टिकल जो लार्जर साइज पार्टिकल्स है उनको सेपरेट कर देती है। अगर इनको सेपरेट नहीं करेंगे तो आगे ट्रीट करने में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दे आर लोकेटेड बिफोर ग्रिट चैम्बर। तो इन स्क्रीनिंग को जो हमें क्या करना पड़ता है ग्रिट चैम्बर से पहले ही लोकेट करना पड़ता है। अब इनकी इंक्लिनेशन कितनी होती है हमने पीछे भी डिस्कस किया है वाटर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में कि इनकी इंक्लिनेशन होती है 45 से लेकर 60 डिग्री के बीच में हम इनको करते हैं, इंक्लाइंड रखते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास स्क्रीनिंग दो टाइप्स की होती है। अब पहली है बेस्ड अपॉन ओपनिंग्स, अब इनका साइज के हिसाब से आप कह सकते हो। दूसरा हमारे पास बेस्ड अपॉन कंडीशन। अब फर्स्ट हम देखते हैं बेस्ड अपॉन ओपनिंग। सो बेस्ड अपॉन ओपनिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे स्क्रीनिंग हमारे पास तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है हमारे पास फाइन,
फाइन स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और कोर्सर स्क्रीन या कोर स्क्रीन। तो फाइन स्क्रीन इसको हम तब कहेंगे जब इसका साइज 1.5 mm से लेकर 6 mm के बीच में होगा, तब इसको फाइन स्क्रीन कहेंगे। अगर इसका साइज जो है 6 mm से लेकर 40 mm के बीच में होगा, तब इसको हम मीडियम स्क्रीन कहेंगे। अगर इसका साइज जो है ग्रेटर देन 40 mm होगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, कोर स्क्रीन कहेंगे। बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इसकी जो है 3 टाइप्स है, फिक्स्ड, मूविंग और मूवेबल। तो फिक्स में हमारे पास क्या होता है कि स्क्रीन परमानेंटली फिक्स्ड होती है विद स्क्रीनिंग अरेंजमेंट के साथ। तो मूविंग में क्या होता है कि इट्स मूविंग ड्यूरिंग इट्स ऑपरेटिंग पीरियड, की जब ये वर्किंग कंडीशन में ये क्या करती है, मूव करती रहती है। और मूवेबल का मतलब होता है कि इट्स स्टेशनरी ड्यूरिंग ऑपरेशन। बाकी आगे पीछे हम इसको अगर इसको मूव करना चाहे इसको मूव करवा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन ये क्या रहती है, ये स्टेशनरी रहती है। तो इसको हम कहते हैं मूवेबल। तो ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड जो है, मैंने आपको टाइप्स बता दी इसकी। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है हमारे पास ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल का मतलब होता है कि सैंड, सिल्ट, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 2.65। तो ग्रिट रिमूवल में हम कहते हैं कि जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं, सील्ड पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, या सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, या उन पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, इसमें रिमूव किया जाता है ग्रिट रिमूवल में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, ग्रिट रिमूवल से उन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अराउंड 2.65 के अराउंड होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन पार्टिकल्स को इससे रिमूव किया जाता है। शुड बी रिमूव्ड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। अब बोलते हैं कि जो हमारे पास जो ये पार्टिकल्स है, सैंड, सिल्ट वगैरह वगैरह, इनको जो है रिमूव कर देना चाहिए। अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये आगे डिस्पोजिंग में हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन पार्टिकल्स को पहले रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है ग्रिट चैम्बर। अब जो भी इन पार्टिकल्स जैसे सैंड, सिल्ट वगैरह, इनको रिमूव करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिट चैम्बर कहते हैं। अरेंजमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स वगैरह। तो इन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रिट चैम्बर कहेंगे। इसमें जो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सीवेज जो है इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सीवेज को हम रिड्यूस इसलिए करते हैं ताकि इन पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम मिले। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे इसमें, इसलिए वेलोसिटी जो है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो इसमें जो वेलोसिटी होती है जनरली कितनी होती है, 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो वेलोसिटी ऑफ सीवेज होती है ग्रिट चैम्बर में 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शली सेपरेट सिस्टम, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिए। कंबाइंड सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सारा का सारा वेस्ट जो हमारे पास, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, स्टॉर्म वाटर, सारा का सारा जो है एक कंबाइंड एक सिंगल फ्लोर में उसको कैरी करते थे डिस्पोजिंग के लिए। लेकिन सेपरेट में हम क्या करते थे, स्टॉर्म वाटर को अलग और वेस्ट को अलग करते थे। अब देखो जो कंबाइंड सिस्टम में इसमें सारा आ जाएगा, इसमें सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, स्टॉर्म वाटर सारा आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें ये ग्रिट चैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब सेपरेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी उनको हम सेपरेट सेपरेट कैरी करते हैं। स्टॉर्म वाटर को अलग कैरी करते हैं, जो सीवेज वाला पार्ट है उसको हम अलग कैरी करते हैं। तो सेपरेट सिस्टम में हमें ग्रिट चैम्बर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट में भी हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप। अब जो ये ग्रिट चैम्बर है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल टाइप भी हो सकता है। जो है इसका डिजाइन फॉर डिटेंशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डिटेंशन टाइम कितना होता है, कि कितने टाइम तक इसमें हम वेस्ट को डिटेन करके रखते हैं। जनरली 1/2 से लेकर 3/4 मिनट्स। आप कह सकते हो कि हमारे पास जो है इसमें 1 मिनट से भी कम टाइम तक हमें इसमें वेस्ट को रुका के रखना पड़ता है। इट्स नॉट मोर देन 1 मिनट। तो क्लीनिंग पीरियड हमारे पास इसमें क्या है कि 7 से लेकर 15 डेज, कि 7 से लेकर 15 डेज के बाद हमें इसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। कि जो भी हमारे पास इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, सिल्ट, क्ले, सैंड वगैरह, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो क्लॉगिंग वगैरह काज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर्स, जिसको हम सिंपली सेडिमेंटेशन टैंक्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आप देखोगे वहां पे हम सेडिमेंटेशन टैंक का किसके लिए यूज करते थे, तो सस्पेंडेड मैटर वगैरह थे उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते थे, रुका के रखते थे। उससे जो पार्टिकल्स जो थे, सस्पेंडेड मैटर थे, वो उससे सेटल डाउन हो जाते थे एट द बॉटम ऑफ द टैंक। सेम प्रोसेस हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इट रिमूव्स सस्पेंडेड मैटर, जो भी सीवेज के साथ हम देखेंगे उनको रिमूव करते हैं। इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। सीवेज की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने का मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो 40% तक वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। सेटलेबल मैटर जो है, इसमें जो भी सेटलेबल मैटर होगा वो 85% तक इसमें क्या हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है। उसके बाद इट रिड्यूसेस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि हमारे पास 40% तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सीवेज की, वो इससे रिड्यूस हो जाती है। इसमें जो इसकी जो शेप होती है सेडिमेंटेशन टैंक की, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, होपर बॉटम भी हो सकती है, होपर बॉटम शेप या सर्कुलर शेप हो सकती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशो ऑफ विड्थ टू डेप्थ, कि विड्थ टू डेप्थ रेशो कितना होना चाहिए, 2:3। उसके बाद रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विड्थ, डेप्थ, लेंथ, तीनों के लिए इसने रेशो बताया है कि
विड्थ टू डेप्थ रेशो होना चाहिए 2:3 और लेंथ टू विड्थ जो होना चाहिए वो 4:5 होना चाहिए रेशो। उसके बाद जो ओवरफ्लो रेट है इसमें, इस सीवेज का ओवरफ्लो रेट कितना होना चाहिए 1000 से लेकर 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसमें जो वेलोसिटी होगी सीवेज की वो कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर्स। अब ट्रिकलिंग फिल्टर्स, अब देखो जैसे हमने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जब सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करते थे, सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन वगैरह करते थे। फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के बाद हम क्या करते थे, जो पानी को ट्रीट करते थे वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ जाता था। उसमें हम क्या करते थे, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू पास करवाते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर्स का मतलब वही वेस्ट को फिल्टर करना। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में हम करते हैं कि सीवेज इज अलाउड टू स्प्रिंकल और ट्रिकल। इसमें हम क्या करते हैं कि सीवेज को स्प्रिंकल या ट्रिकल किया जाता है, मतलब स्प्रिंकल आपको कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन की फॉर्म में इसको वो ट्रीट किया जाता है। सीवेज इज स्प्रेड ओवर द एरिया। फिर क्या करते हैं, वो सीवेज जो है ओवर द एरिया स्प्रेड किया जाता है। मतलब एक फाउंटेन की फॉर्म में जब वो बाहर निकलेगा तो एक उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए उसको कैरी करने के लिए। बेड कंसिस्ट ऑफ कोर्स, रफ एंड हार्ड मटेरियल। वैसे ही आप देखो कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता था वाटर का, उसमें अलग अलग लेयर्स होती थी। लेवल्स की हमारे पास लेयर होती थी, फिर कोर्सर सैंड होती थी, फाइनर सैंड होती थी। अलग अलग साइज की सैंड से हम क्या करते थे, पानी को पास करवाते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। वही इसमें कोर्स जो इसका बेड होगा वो किसका बना होगा, कोर्स, रफ एंड हार्ड मटेरियल का बना हुआ होगा। इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, कितना हमें ये सीवेज दे सकता है, मतलब फिल्ट्रेट करके 20 से लेकर 45 मिलियन लीटर्स पर हेक्टेयर पर डे के हिसाब से इतना मिलियन लीटर हमें ये सीवेज दे सकता है ट्रीट करके। इसमें जो डेप्थ होनी चाहिए फिल्टर की वो कितनी होनी चाहिए 1.75 से लेकर 2.5 मीटर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके जनरली दो टाइप्स हैं, अब स्टैंडर्ड रेट फिल्टर और हाई रेट फिल्टर। अब इनको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं डिटेल में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सेकेंडरी क्लैरिफायर। सेकेंडरी क्लैरिफायर यहाँ आप सिंपली इसको कह सकते हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब जैसे हम वहां पे क्या होता है कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम क्या करते थे, पहले सेडिमेंटेशन टैंक आते थे, फिर हमारे पास क्या जाता था सेडिमेंटेशन टैंक विद कोगुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब इनको हम किस लिए यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक लोकेटेड आफ्टर यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कि जब हम क्या करते हैं वेस्ट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद जो टैंक हम बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब इनका यूज क्या है कि प्रोवाइडेड टू ट्रीटेड सीवेज टू सच एक्सटेंट दैट इट कैन बी डायरेक्टली डिस्पोज्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक को जनरली उस पर्पज के लिए यूज करते हैं कि जो ट्रीटेड सीवेज होगा, जिस सीवेज को हमने ऑलरेडी ट्रीट कर दिया होगा, उसको फर्दर ट्रीट करते हैं, उस एक्सटेंट तक उसको ट्रीट करते हैं कि उसके बाद हम उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। कि मतलब उसके बाद उसमें कोई भी टॉक्सिक चीज नहीं रहेगी। अगर उसको हम डिस्पोज करेंगे तो वो ना ही सॉइल को कंटिमिनेट करेगा, ना ही अगर पानी में उसको हम डिस्पोज करेंगे तो ना ही पानी को हार्म करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का। इसमें जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है 2 आवर्स तक इसमें हम सीवेज को रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और फाइनल जो आता है इसमें सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे पास जाता है स्लज ट्रीटमेंट। तो स्लज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि ट्रीटिंग स्लज बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ फाइनली। इसमें हम क्या करते हैं कि जनरली स्लज को ट्रीट करते हैं। अब ये स्लज क्या टर्म होती है ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया, जो टर्म्स यूज होती है उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्लज को फाइनल डिस्पोजल से हम क्या करते हैं उसको पहले ट्रीट करते हैं। इसमें स्लज ट्रीटमेंट में स्लज इज एक्चुअली सस्पेंडेड सॉलिड्स विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द क्लैरिफायर। स्लज एक्चुअली क्या है, एक सस्पेंडेड सॉलिड ही है जो सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द क्लैरिफायर्स। उसके बाद इसके भी हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं, स्लज ट्रीटमेंट के भी हमारे पास 2 मेथड आते हैं, स्लज डाइजेशन और स्लज ड्राइंग। स्लज डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेस्ट होगा उसको हम वेट फॉर्म में डिस्पोज करते हैं ट्रीट करके। तो स्लज ड्राइंग का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं वेस्ट जो हमारे पास उसको ड्राई करके उसको हम क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं। अब डिटेल में हम इन मेथड को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इसका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर का। हमारे पास वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके हमने दोनों जो है पार्ट डिस्कस कर लिए, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको दोनों में से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछोगे तो मैं वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ इस चीज़ के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।